Welcome back to the channel, guys. So today we'll be studying about 4 stages of creative processes that are given by Graham Wallace. तो these are also important for your exam point of view. तो आज हम उनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो ये स्टेजेस थी, ये ग्राहम वॉलिस जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक में दी थी, दैट इज़ इन 1920 में। ठीक है। एंड इनका मानना था कि जो क्रिएटिव प्रोसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो के थ्रू गुजरते हैं। ठीक है। और क्रिएटिविटी एकदम से नहीं आती, बल्कि कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू हमें जाना होता है और फिर हमारी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है। और इन्होंने ये जो प्रोसेसेस थे ये किस बेसिस पे बनाए थे? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और कुछ लोगों पे स्टडी करके और उनको ऑब्ज़र्व करके इन्होंने इन चीज़ों पर काम किया था। ठीक है। तो ये 4 उनके प्रोसेसेस हैं: प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये सीक्वेंशियली चलते हैं। सबसे पहले हमारा प्रेपरेशन स्टेज आता है, फिर हमारा इंक्यूबेशन स्टेज आता है, फिर इल्यूमिनेशन एंड लास्ट में वेरिफिकेशन स्टेज आती है। ठीक है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो जो प्रेपरेशन स्टेज होती है, यहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर करता है, उस पर रिसर्च करता है और कॉन्शियसली वो ध्यान देता है या सोचता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है। ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को वो अपने दिमाग में लेके आता है और ट्राई करता है कि ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ या ऐसा करके देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही सोचो, अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, और जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपको किसी ट्रिप पे जाना है एंड आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ और काम में आप बिज़ी हो, आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी है छुट्टी की, तो आप बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं कि आइडियाज़ सोचोगे। ठीक है। बहुत सारे बहाने सोचोगे कि कौन सा सबसे परफेक्ट बैठेगा जिससे मुझे ऑफिशियली छुट्टी मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ हम कॉन्शियसली बहुत सारे ऑप्शंस को देखते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेज आती है हमारी इंक्यूबेशन की स्टेज। एंड यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंक हो जाते हैं। सिंक होने का मतलब क्या है कि नाउ वी आर नो लॉन्गर, हम उस सिचुएशन के बारे में अब और ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है। और हमने एक तरीके से प्रॉब्लम को साइड रख दिया है। ठीक है। अब हम नॉर्मली दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। इंक्यूबेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा कोई भी जो हैन होती है, तो वो अपने एग को इंक्यूबेट कर देती है, मतलब रख देती है कुछ ऐसे टाइम पीरियड के लिए जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है। उसके बाद उस एग के अंदर एक चिकन जो है वो ग्रो कर जाता है। तो वैसे ही इंक्यूबेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है। ताकि वो कहीं ना कहीं जितनी भी पीछे से हमारे बैकग्राउंड में चीज़ें चलती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं, अगर हो पाए तो वहाँ से कोई सोल्यूशन निकाल पाए। ठीक है। एंड कई बार आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किसी सिचुएशन में क्या करना है, फिर आप छोड़ देते हो, आप सोचते हो छोड़ो यार, भाड़ में जाए, अपने आप देखा जाएगा बाद में। ठीक है। और आप नॉर्मली अपनी बाकी चीज़ों में लग जाते हो। ठीक है। तो ये वो इंक्यूबेशन स्टेज है एंड ये अनकॉन्शियस लेवल पर हमारे होती है। ठीक है। तो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज कौन से लेवल पे आपके चल रही है, आपके कौन से माइंड के लेवल पे हो रही है। फिर थर्ड आता है हमारे पास इल्यूमिनेशन का स्टेज, जो कि अगेन अनकॉन्शियसली हो रहा है। एंड इल्यूमिनेशन स्टेज में क्या है, ब्रेन जो है वो एकदम से कोई नए आइडियाज़ लेकर आता है। ठीक है। और ये एक टाइप का आहा या वाओ मोमेंट होता है हमारा, जहाँ पे हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है। एंड ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी कभी कि एकदम से आपकी लाइट का बल्ब जलता है, आपके दिमाग की बत्ती जलती है एंड आपको लगता है कि ठीक है, ये वाला एकदम परफेक्ट बैठेगा और इस वाले आइडिया पे तो बॉस हाँ कर ही देंगे। ठीक है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिज़ी कर लेते हैं ना, फिर एकदम से कुछ काम करते हुए, किसी चीज़ को देखते हुए, या कोई सामने वाला हमें कुछ बोल दे, उसकी किसी बात से हमें बाद में अपनी बातें याद आ जाती हैं, या फिर वो जो अनकॉन्शियसली वो प्रॉब्लम का सल्यूशन चल रहा था वो हमारा एकदम से कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज में हमें एक सल्यूशन मिल जाता है। एंड फाइनली लास्ट में वेरिफिकेशन, जिसको हम कॉन्शियसली करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, उस
उस ब्रेन के आइडिया को या उस ऑप्शन को ब्यूटीफुली हम चीज़ों को मोल्ड करते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से और हम परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन में हम उस आइडिया को बेसिकली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इवैल्यूएट करके, एंड हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको, और हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है अब इस ही आइडियाज़ पे हमें चलना है या काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक बहाना मिल गया कि आप बॉस से बोलोगे कि मेरे कज़न की शादी है एंड मेरे को जाना ही जाना है, तो कहीं ना कहीं ये वाले आइडिया से शायद आपका बॉस मान जाएगा, तो आप अब इसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने चले जाते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन स्टेज। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आज अपना क्रिएटिविटी को लास्ट कर रहे हैं, तो एक थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आप एक ये ग्राफ देख सकते हैं जहाँ पे हमारा एक तरफ क्रिएटिविटी है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, एंड बीच में क्या है, सबसे लास्ट में जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है कि टॉप 1% जो हैं, सबसे हायर जिनकी क्रिएटिविटी है, उन्हीं की ही सबसे हायर इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही जीनियस लोगों में से आते हैं। बट बीच में जहाँ आप देख रहे हो एक थ्रेशोल्ड है, तो नॉर्मली क्रिएटिव होने के लिए आपको नॉर्मली इंटेलिजेंट होना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस है ये गिलफोर्ड ने दी थी, जिन्होंने हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मॉडल भी दिया है। एंड इन्होंने बताया कि हाई क्रिएटिविटी के लिए आपको हाईली या फिर एवरेज, अबव एवरेज इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आप एवरेज पे हो, बिलो एवरेज पे हो, तो आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी नहीं होगे, ऐसे उनका मानना था। ठीक है, एंड उन्होंने क्या बोला था कि क्रिएटिविटी मतलब इंटेलिजेंस जो है ये नेसेसरी तो है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर हाई क्रिएटिविटी। ठीक है, ज़रूरी है इंटेलिजेंस होना, बट सिर्फ इंटेलिजेंट होने से ही आप क्रिएटिव हो जाओ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, एंड इन्होंने माना था कि यूजुअली आईक्यू जो होता है आपका, जो मेन इन्होंने थ्रेशोल्ड रखा था आईक्यू का, दैट वाज 120, और इन्होंने बोला था कि 120 तक अगर किसी बंदे का आईक्यू होता है तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक लास्ट लाइन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ये जेट्जिल एंड जैक्सन ने दी थी, और इन्होंने स्टडी करा था स्टूडेंट्स पे। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बोला कि एक रिलेशनशिप होता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच, एंड जो लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं हाईली इंटेलिजेंट भी होते ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स पे अपना टेस्ट अप्लाई करा था, और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो लोग क्रिएटिविटी में स्कोर कर रहे थे अच्छा, वो लोग इंटेलिजेंस के स्कोर्स पे भी या इंटेलिजेंस के टेस्ट पे भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्टडी जेट्जिल एंड जैक्सन की है, इसको भी आपको याद रखनी है कि उन्होंने बोला था हाईली क्रिएटिव होने के लिए आपको हाईली इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा इंटेलिजेंस का जो क्रिएटिविटी का जो आपका टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।